आज ये वीडियो हमारी जीएस की रहेगी, जो लास्ट ईयर 2024 में जीडी से रिलेटेड जीएस में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब मैंने इसमें नोट किए हैं। जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो अब यहाँ से प्राचीन भारत से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सिंधु सभ्यता से, वैदिक काल से और मौर्य काल से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहा था वो था मौर्य काल। हर शिफ्ट में मौर्य काल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो और देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि अर्थशास्त्र का श्रेय निम्न में से किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। ये पूछा था हमारा 30, यहाँ पे 3 था, ये 30/3/2024 की फर्स्ट शिफ्ट का। जो कुछ एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उसके बाद जो 30 को हुए थे, 30 मार्च को, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा था। उसके बाद मध्यकालीन भारत से मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने थे, लेकिन जो बना था एक क्वेश्चन ये था यहाँ से सिकंदर ने किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था। ये भी 30 की थर्ड शिफ्ट में पूछा था, 30 की सेकंड शिफ्ट में पूछा था। उसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। हाँ, जैसे ये निम्न में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ का श्रेय ऋषि व्यास को जाता है। प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे 18 पर्वों और 1000 छंद में ये डिवाइड है। एक क्वेश्चन ये था, ये हमारा पूछा था 29/2 की सेकंड शिफ्ट में। और ये यहाँ से भी थे, जैन धर्म बौद्ध धर्म से भी एक क्वेश्चन था, वो ये था कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ये था 28/2 की फोर्थ शिफ्ट में पूछा था। तो ये भी हमारा उसी से हो गया, प्राचीन भारत से ही हो गया ये भी क्वेश्चन। और क्या कहते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तत्कालीन वायसराय जिनका टाइम पीरियड दिया है, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस और ब्रिटिश नीतियों की आलोचनाओं को व्यक्त करने से रोकना तथा उस विरोध को जो दूसरे की शुरुआत के साथ बढ़ गया है। यहाँ पे मतलब ये पूछा गया था कि ये जो घटना हुई थी ना, ये आंग्ल और अफगान युद्ध के बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ फिल्म दी ब्लैंक्स में पूछा था और युद्ध के नाम दे रखे थे ऑप्शन ABC करके, उसमें ये ऑप्शन राइट था। तो ये हमारा आधुनिक भारत से हो गया। और फिर मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 27 की थर्ड शिफ्ट में, मौर्य काल से ही था। और एक क्वेश्चन ये था 1919 के रॉले एक्ट के समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था। तो यहाँ लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, ये आधुनिक भारत से हो गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे थे विधवा पुनर्विवाह संघ 1961 के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो इनके आंसर ये है महादेव गोविंद रनाडे। ये पूछा था 26 की थर्ड शिफ्ट में। धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्न में से किस शासक से है। तो ये अशोक, ये भी मौर्य काल से हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1983 में शिकागो में विश्व धर्म सांसद को संबोधित किया था। ये क्वेश्चन बना था हमारा आधुनिक भारत से, स्वामी विवेकानंद थे इसका आंसर। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय से प्राप्त हुआ था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वर्तमान समय में कौन सी जगह है वो है राजस्थान से प्राप्त हुआ था। 24/2 की थर्ड शिफ्ट में पूछा था ये। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये पूछा था 23/2 की फर्स्ट शिफ्ट में। ये भी आधुनिक भारत से हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल से ही था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये था बृहदत्त। ये हो गया हमारा 23/2 की सेकंड शिफ्ट का। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके डैश की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की, सॉरी डैश नहीं ये है। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये हमारा 1/3 की सेकंड शिफ्ट का था। तो ये आधुनिक भारत से था, सॉरी मिडिवल से था ये क्वेश्चंस, और ये गुप्त काल से पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन था भारत में लोहा युग काल से जुड़ा है
और ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। तो ये टाइम पीरियड पूछा था और यहाँ फिल्म द ब्लैंक्स था, तो ये था इसका आंसर वैदिक काल। ठीक है, जो कि 1-3 की थर्ड शिफ्ट में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो ये था पीपल का पेड़। ये क्वेश्चंस पूछा था हमारा 28/2 की शिफ्ट मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे, किसी भी शिफ्ट में पूछा हो, ठीक है, लेकिन 28/2 में पूछा गया है। ये भी मौर्य काल उससे हो गया, हाँ ये तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से हो गया, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन मौर्य काल से था कि मौर्य भारतीय समाज में अपने शिलालेख और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये यहाँ पे इसका आंसर था अशोक, उसमें वो दे रखे थे, राजाओं के नाम दे रखे थे। तो ये जो पूछा था ये भी हमारा 1-3 की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि भारत में रॉले एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो 1919 में। और ये कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, अशोक, ये पूछा था 1-3 की फर्स्ट शिफ्ट में। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पूछा था 1-3 की फर्स्ट शिफ्ट में। तो मतलब सभी शिफ्टों के तो नहीं यहाँ मैंने नोट किए हैं, लेकिन जो मुझे लगे हैं मैंने वही नोट किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर 24 तक की जितनी भी वीडियो थी वो सब तो करा दी और चैनल पे भी अपलोड है, वहाँ से आप लोग अगर देखना चाहो तो देख लेना। और यहाँ से जो क्वेश्चंस मैंने देखे थे, तो जो यहाँ से दिल्ली सल्तनत हो गया, और ये एक मिनट, तो यहाँ हमारा एक गुप्त काल आ जाएगा, मौर्य काल है, यहाँ से गुप्त काल, गुप्त काल से भी क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। और मध्यकालीन भारत से तो सिकंदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आधुनिक भारत से तो आप लोगों ने देख लिया, जो हमारी महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की, या ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, या भी रॉले एक्ट पूछ लिया, पूना पैक्ट भी पूछा था, एडविन समझौता भी पूछा गया है, ठीक है, वो सब। और आंदोलन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो पूछे गए थे। गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे कि उनका कार्यकाल दे देंगे, गवर्नर का नाम दे देंगे और फिर पूछेंगे उनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जैसे जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई, या 10 की जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, द्वैत शासन किसके कार्यकाल में लगा था। इस तरीके से गवर्नर से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उसके बाद संगठन हो गए, गवर्नर हो गए, और जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमारा हिस्ट्री के पार्ट से, मतलब जिन पार्ट से हमारे क्वेश्चंस बने थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहा था ना वो मौर्य काल ही रहा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे बहुत क्वेश्चंस बने हैं। अभी तो मैंने तो कुछ शिफ्ट के ही नोट किए हैं, ज़्यादातर के कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट रहेगा। ज्योग्राफी में क्या था, ज्योग्राफी से मुश्किल से एक क्वेश्चंस मिला है हर एक शिफ्ट में, ज़्यादातर क्वेश्चंस ज्योग्राफी से मिले ही नहीं हैं। किसी शिफ्ट में है तो एक क्वेश्चंस है, वरना किसी शिफ्ट में तो है भी नहीं है। तो जो क्वेश्चंस बने हैं, जैसे हमारी सहायक नदियाँ हो गई, या पहाड़ पर्वत हो गए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए, और प्रमुख दर्रे हो गए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहा है वो था जो पड़ोसी देश, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने देखा था 1-2 शिफ्ट में, तो मुझे यही मिले थे, जैसे पड़ोसी देश, हमारे देश की सीमा किन पड़ोसी देश से लग रही है वो, ठीक है। और एक ये था कि ये पूछ लेता है सीमा की, मतलब डिस्टेंस पूछ लेता है, ठीक है। जैसे भारत की पश्चिम से लेके पूर्व में कितनी डिस्टेंस है, या नीचे उत्तर से लेके दक्षिण से लेके उत्तर में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी पूछी थी एक क्वेश्चंस में, मुझे ध्यान नहीं है वो किस शिफ्ट में था, और पड़ोसी देश, ठीक है ये। और फिर आपकी मुद्राएं वगैरह रह गई, वो आप लोग देख लेना। वैसे ज्योग्राफी में तो ज़्यादातर था ही नहीं क्वेश्चंस, लेकिन था तो मुझे इन 2 पार्ट से मिला था, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं।
एक मिनट। तो इकोनॉमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो एक तो यही आरबीआई एसबीआई यानी कि बैंक, बेरोजगारी, जनगणना, पंचवर्षीय योजना और हरित क्रांति। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे लास्ट के 3 टॉपिक। ठीक है, किसी शिफ्ट में है तो जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन हैं या पंचवर्षीय योजना से 2 से 3 क्वेश्चन हैं, और हरित क्रांति से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, हर एक शिफ्ट में। और ये प्राथमिक द्वितीय तृतीयक सेक्टर जो होते हैं क्षेत्र का पूछ लेता है, एक ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चंस देख लो कैसे पूछे गए थे। जब कोई व्यक्ति बिना किसी दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है तो वह खालिस्तानता से गुजर रहा होता है। तो यहाँ बेरोजगारी पूछी थी कि वो कैसी बेरोजगारी से गुजर रहा होता है, तो इसका आंसर था घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये पूछा था हमारा 30 की 3 ही आएगा यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये खालिस्तानता साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहाँ जनगणना नहीं की जा सकती। हाँ, तो ये पूछा था 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है जहाँ जनगणना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, असम में जनगणना नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो ये 30 की 3 की फर्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछा था। आगे, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश के उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी। तो ये हरित क्रांति जो भारत में आई थी ज़्यादातर इसका जो मुख्य रूप था वो किसके लिए थी, वो थी गेहूं और धान के लिए। ठीक है, तो ये 30 की थर्ड शिफ्ट में था, ये भी 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 30-3 की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या से निपटने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा डैश में चलाई गई एक नई पहल थी। तो ये नवंबर 2016 में चलाई गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक पूछा था। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, ये 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। परिवहन और भंडार आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखो जो क्षेत्रक से मैंने बताया था कि प्राथमिक द्वितीय तृतीयक से पूछ लेता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि परिवहन, भंडार, आर्थिक और गतिविधि गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये पूछा था, ये आते हैं हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, और प्राथमिक द्वितीय करके भी होते हैं, उनका भी पूछ लेता है कभी कभी। ये भी 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस पूर्वी उत्तर राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये थी मिजोरम की। ठीक है, ये 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में था। अब एक मिनट, निम्न में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है? एक क्वेश्चन ये था, ये बना था घाटे जो होते हैं ना, तो ये राजकोषीय घाटा इसका आंसर था। ये 28 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से ऐसे होते हैं जैसे ये वाला टॉपिक था बेरोजगारी या फिर ये घाटे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने इसमें लिख दिया था। और ये 1947 में स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 12%। क्वेश्चन ये था, भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्न में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये 2013 में। ठीक है, ये 28/2 की फर्स्ट शिफ्ट गई था। ये छठी आर्थिक जनगणना की बात हो रही है। ठीक है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी कि जो 15 से प्लस थे साक्षरता दर थी, उनकी साक्षरता दर पूछी है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो वयस्क लोग थे जिनकी एज 15 से ज़्यादा थी, ठीक है, तो उनकी वो जो थी दर वो थी 69.3%। ये 27 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। निम्न विकल्प में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? तो इसमें ऑप्शंस भी दिए थे, तो इसका सही आंसर ये था, किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रस्ताव या प्रस्तावन ऐसे कुछ है। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। ये यहाँ पे भी बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक स्टार्टिंग में ही, ये था 27 की फर्स्ट शिफ्ट में। निम्न में से कौन सा वाइट गुड्स का उदाहरण है? तो वाइट गुड्स का उदाहरण पूछा था
तो ये है एयर ऑप्शंस में थे, ये था एयर कंडीशनर एंड LED लाइट्स, ठीक है। तो ये 27/2 की फर्स्ट शिफ्ट का था। भारत की 2011 की जनगणना निम्न में भारत के 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो क्वेश्चंस पूछे गए थे 29। ये हमारी 7/3 की फर्स्ट शिफ्ट का है। तो जनगणना से तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कभी कभी तो लगता है कि हाँ ठीक है हम पढ़ लेंगे हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी लगता है कि पूरी जनगणना पढ़ लें फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि समझ में ही नहीं आते। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था, तो जो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका विषय था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। ऐसे करके हमारी 11 और पंचवर्षीय योजनाएं और थी, टोटल 12 थी। सबका उद्देश्य पता होना चाहिए कि किसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य पूछ लेता है बहुत ज़्यादातर, है ना। मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है करेंसी नोट जारी करना, ठीक है। तो ये RBI से था एक क्वेश्चन, और भी होंगे, ये सभी शिफ्ट नोट नहीं हुई है। 6 की 3 का था, ये 4th शिफ्ट का, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा था नाबार्ड को, नाबार्ड को ये महात्मा गांधी जो कर दिया था ना, इसका नाम एक्शन प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी, तो ये दी थी 1987 में। इसका नाम जो चेंज हुआ था ना, इससे ये हुआ था, ठीक है। पहले नाबार्ड था, फिर इसके आगे M लगा दिया था, इसकी फुल फॉर्म महात्मा गांधी। ये था हमारे 27/2 की फर्स्ट शिफ्ट का। तो पॉलिटी से ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। सॉरी पॉलिटी नहीं, इकोनॉमिक्स से। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बस आप इनको देख लेना एक बार, जैसे बैंक है, बैंक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और बेरोजगारी है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, हरित क्रांति है। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, ये तो हर एक साल मतलब हर साल में से पूछे जाते हैं। इससे ये 2024, इससे पहले हुआ था 2023, उसमें भी इनसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। उसके बाद हम अपना देखते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में टॉपिक है पहले तो भाग 1 से लेके भाग 6 तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर के जो आर्टिकल हैं वो भी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। फिर अनुसूची, संविधान संशोधन, और जो संस्थाएं होती हैं ना, कुछ तो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं और कुछ होती हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि दे देगा आपको गैर संवैधानिक संस्था और पूछ लेगा कि किस आर्टिकल में है, ठीक है। और या फिर ऑप्शंस में दे देगा कि है ही नहीं है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि संवैधानिक संस्था है कौन सी और कौन सी नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन रहे थे, मैंने जो देखा था वो इस बार ये नहीं पूछा कि मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में या किस समिति के द्वारा जोड़े गए हैं। उसमें जो 11 कर्तव्य है उन 11 कर्तव्यों को वो पूछ रहे थे डिटेल में, मतलब डिटेल में पढ़ना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बने थे। अनुच्छेद मतलब में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करके माफ़ करने या कम करने की शक्ति है। तो राज्यपाल की पूछी गई है, तो ये है आर्टिकल 161 में, ठीक है। राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति ये पूछा था 6/3 की 3rd शिफ्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 का प्रावधान करता है, तो ये किसका प्रावधान करता है? राज्य की भाषा, इसके बारे में बताता है। ये भी हमारा 6 की 3 में पूछा गया था। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 324, ठीक है, जो कि हमारा चुनाव आयोग से रिलेटेड है। ये 30/3 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, ठीक है। डैश के अंतर्गत भारत के सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में रिट की याचिका दायर कर सकते हैं? तो वो है हमारा आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32। ये पूछा था 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मिलित होना, मतलब शांतिपूर्वक चीज़ों को करना, ठीक है, बिना युद्ध के। तो ये था 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट का। और यहाँ पे 5 आर्टिकल हैं, ये हमारा 19A B C करके D E करके, ठीक है। A भी हुआ, B है, C है, ऐसे D है और ऐसे E है, ठीक है, इस तरीके से। तो सभी के बारे में पता होना चाहिए कि किसका किससे रिलेशन है। भारतीय संविधान का एक्ट
163 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हमारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक है, तो ये 28/2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, मतलब राज्यपाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, भारत में डैश शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभारी है। तो ये पूछा था 28/2 की थर्ड शिफ्ट में, इसका आंसर है वो है सांसद। भारत में सांसद शासन की विधायी शाखा और यह कानून बना सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान के एक्ट 126 में का उल्लेख है। 126 में किसका उल्लेख है? भारत के कार्यकारी और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, जो हमारे जज हैं उनकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होगी? 126। ये 27/2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। मई 2022 तक निम्न में से क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो वो क्या था जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं था? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। ये यहाँ से हटा दिया था। ये 21 ए में नहीं, सॉरी, ये यहाँ से हटा के शायद 300 कुछ में जोड़ा था। ठीक है, ये था 27/2 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। तो जो इसमें बात करी गई है कि हिस्सा नहीं है, तो वो है हमारा संपत्ति का अधिकार। भारत में संविधान सभा का चुनाव डैश में हुआ है? तो भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। ये 27 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान, मतलब राज्यपाल की शपथ पूछ ली है, तो ये है आर्टिकल 159 में, और ये 27 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो राज्यभाषा से संबंधित भाग पूछा है, वो था भाग हमारा 17। ठीक है, अब भारतीय संविधान के एक्ट 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है। तो ये जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसका पूछा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए है। ठीक है, तो ये 7 की थर्ड शिफ्ट में पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति डैश में निहित है, किस में सही निहित है? भारतीय राज्य की पूछा है, केंद्र की नहीं। अगर केंद्र की पूछता तो राष्ट्रपति आंसर होता, राज्य की पूछी है तो राज्यपाल में निहित है। ये 6 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? तो ये योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये यहाँ डाल दिया योजना क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। ठीक है, ये 1/3 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। ये डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का सिद्धांत नहीं है, विधायिका को कार्यपालिका से अलग करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना इस तरीके से है डीपीएसपी में, ये यहाँ पे विधायिका दे दिया है। ठीक है, वो आर्टिकल शायद 50 है। अब हम बात करते हैं अपनी पॉलिटी की हो गई, इकोनॉमिक्स की हो गई, हिस्ट्री की हो गई और ज्योग्राफी की हो गई। स्टैटिक जीके के, स्टैटिक जीके में क्या क्या रहता है? तो टॉपिक जो थे स्टैटिक जीके के वो थे खेल। खेल से हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस। ठीक है, लोक नृत्य, लोकगीत, युद्धाभ्यास 2024 के, सॉरी ये मैंने करंट वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया। युद्धाभ्यास, नियुक्तियाँ इसमें नहीं, ये हमारा करंट में रहेगा। ठीक है, योजनाएं और पुरस्कार। तो देख लो पहले, जैसे एक क्वेश्चन से ये था, मेजर ध्यानचंद डैश के खेल में एक जाना माना नाम है, तो ये था हॉकी इसका आंसर, और ये पूछा था 30/3 की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो मतलब गेम से रिलेटेड ही हो गया। फिर एक क्वेश्चन ये था कि जून 2023 में सूरीनाम गणराज्य में ग्रैंड ऑर्डर द चेन ऑफ द पोलो स्टार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन बना?
अच्छा, एक करंट का क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो आंसर था द्रौपदी मुर्मू। मतलब ये अवार्ड से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है, क्यों लिख दिया ना पुरस्कार, तो पुरस्कार से रिलेटेड था। तो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, वो ज़्यादा 2023 के पूछे गए थे, तो मतलब ये भी आपका करंट में ही आएगा, ठीक है। तो ये 30/3 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। निम्न में से किसका संबंध संगीत वादक सारंगी से नहीं है? तो निखिल बनर्जी, ये पूछा था 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। भारतीय खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन, तो ये 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता खेली गई थी? तो नौकायन, ठीक है, और रोल बॉल थी। तो ये 30 की 3 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा। ये भी लाहौर नृत्य शैली का संबंध किससे है? वो है मेघालय से। ये भी 30/3 की फर्स्ट शिफ्ट में। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज और ये मुखर्जी अनुष्का शंकर का संबंध किससे था? तो ये है हमारा सितार। ये 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। एक हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो होते हैं 7 प्लेयर, ठीक है। ये 30/2 की फर्स्ट शिफ्ट में। निम्न में से किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को नृत्य शैली में उसके नवीन और आधुनिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है और उन्हें कथक सम्राट कहा जाता है? तो वो थे हमारे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। और ये पूछा था 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट में। अक्टूबर 2023 तक भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन था? तो वो हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये देखो करंट का क्वेश्चन हो गया ये भी, मतलब यहाँ नियुक्ति है ना, तो मैंने जो बोला था ना नियुक्तियाँ की जाती, वो वाला पार्ट ये उसके अंतर्गत आएगा। तो 19/2 की फर्स्ट शिफ्ट में। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी? तो वर्गिंगम में की गई थी। 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट का है ये, ठीक है, राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड। सुल्तान कप 2023 किस टीम ने जीता? तो ये जीता था जर्मनी ने, ठीक है, जर्मनी ने। और ये हो गया हमारा 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट का। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन भारतीय राज्य के किस में किया गया? तो यह किया गया था गोवा में। 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट का है। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक डॉक्टर राजा रेड्डी निम्न में से किसे कलयुग सत्य भाषा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कलयुग सत्य भाषा कहा जाता है? तो आंसर था शोभा नायडू। ये 29/2 की फर्स्ट शिफ्ट का था। अब जो हमारा पार्ट रहेगा हमारा करंट का, ठीक है। तो करंट में जो मैंने देखा था, एक तो यही थे हमारे पुरस्कार जो, ठीक है, जो भी 2024 में दिए गए हों वो पुरस्कार, ठीक है। ज़्यादातर पूछा था करंट से जो क्वेश्चंस बना था ज़्यादातर पुरस्कार पे ही बना था, है ना। एक क्वेश्चन ऐसे करके था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था टाटा रतन जी को एक पुरस्कार, वो भी उसी टाइम का था, 2023 का है, तो वो भी पूछा था। एक ये इसी में कराया है, इसमें आगे एक क्वेश्चन था वो जो द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और एक था हमारा नियुक्तियाँ, ठीक है, 2024 की। और एक हमारी योजनाएं जो होती हैं, जो भी योजना रही हो 2024 में वो, ठीक है। तो करंट में मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे वो यही थे, और भी क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ देख लिया हो मैंने। जो मैंने देखा है, जितना देखा है उसमें से बताया, ठीक है। हिस्ट्री में से ज़्यादातर आपका एक क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चंस थे, एक तो 2 जनगणना से थे, 2 तो एक पंचवर्षीय योजना से हो गया था, एक हरित क्रांति से हो गया था, ठीक है। हरित क्रांति से पंचवर्षीय योजना और जनगणना से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चंस था, तो मतलब था, ठीक है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था और किसी में तो नहीं भी था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस थे, संविधान से ही, ठीक है। और स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चंस बने वो हमारे गेम्स से 3 क्वेश्चंस बने थे। एक तो वो कप का पूछ लेता है कि इस कप का नाम दे देगा और पूछ लेगा इस कप का संबंध किस खेल से है। एक क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि प्लेयर का नाम दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ इस प्लेयर का संबंध किससे है। और एक क्वेश्चन ये था कि जो गेम्स होते हैं जिसमें जो चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे क्रिकेट में बॉल है ना, और क्या कहते हैं जितने भी मतलब जैसे बैट यूज़ किया जाता है, ठीक है, विकेट वगैरह है, इस तरीके से और गेम्स भी होते हैं उनमें भी चीज़ें यूज़ की जाती है, उनका नाम पूछ लेगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, किसी मैदान की या लंबाई चौड़ाई पूछ लेगा। इस तरीके से मतलब 3 क्वेश्चन बन रहे थे गेम्स से। एक क्वेश्चन हमारा लोक नृत्य से हो जाता है, एक लोकगीत से हो जाता है। एक क्वेश्चन मतलब ये वाला पार्ट आ गया करंट का।
करंट से एक क्वेश्चन पुरस्कार से था, तो एक क्वेश्चन नियुक्ति से था। ठीक है, नियुक्तियाँ बहुत पूछता है और नियुक्तियाँ भी ऐसी पूछेगा कि कुछ पूछो ही मत, अजीब सा ही था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस आपके। और पुरस्कार से ऐसा नहीं है कि करंट में भी है, स्टैटिक में जो पुराने हो जाते हैं उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो ऐसे करके 2 क्वेश्चंस आप मान लो करंट से थे, तो टोटल करके हमारे जो क्वेश्चंस बैठ रहे थे ना वो 17 थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन दोनों को भी ऐड कर लिया और फिर यहाँ पे इस 2 को ऐड करके हमारा 17 बैठा है ये। ठीक है, मतलब 16-17 आप मान के चलो कि जो बैठ रहा है वो 16-17 है। अब बात रह जाती है 3 या 4 क्वेश्चंस की, तो वो 3-4 क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है कि इस बार ज्योग्राफी में से नहीं पूछा, अगली बार क्या पता पूछ ले, तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से था। तो बस इस वीडियो का मकसद यही था कि लास्ट ईयर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो, और बस यही था। ठीक है।